नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस जो रेडियो संवर्ग में असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम चल रहा है। इसमें आज जो 2 फरवरी 2024 के प्रथम पारी में जो पेपर कंडक्ट हुआ है ऑनलाइन, तो इस शिफ्ट में पूछे गए जीके, विज्ञान और हिंदी के टोटल यहाँ पर 40 सवाल मिले हैं और जो एग्जैक्टली सवाल मिले हैं वो सभी आपके समक्ष यहाँ पर लेकर हाजिर हूँ। तो एफर्ट के लिए इस टाइप से और आने वाले शिफ्ट का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करते हुए वीडियो यहाँ पर कंटिन्यू करिएगा आप। तो शुरुआत करते हैं। आज आप 2 फरवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे सबसे पहले अपन जीके के सवाल देखेंगे, उसके बाद साइंस के सवाल और लास्ट में देखेंगे हिंदी के सवाल। तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। पहला सवाल, कर्नाटक में कितनी ट्राइबल भाषाएं या बोलियां हैं वो बोली जाती हैं? ट्राइबल यानी जनजातीय भाषाएं, जनजातीय भाषाएं कर्नाटक में कितनी है? तो आप कहेंगे 50 है। तो भाषाई जनगणना के अनुसार कर्नाटक में टोटल 50 जनजातीय भाषाएं हैं और 22 अनुसूचित जनजाति हैं। जो 22 अनुसूचित जो जनजातियों की भाषा है, इनके साथ साथ 50 जनजातीय भाषाएं, तो टोटल इस प्रकार से आपकी 72 हो जाएगी। वैसे 50 है। कर्नाटक की आधिकारिक भाषा क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कन्नड़ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 ने किस एक्ट को प्रतिस्थापित किया है? तो भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 है ना, इसने प्रतिस्थापित किया है 1860 का भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित किया है। अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित एवं संशोधित किया गया है। इसमें उस इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए संशोधन किया है। विधेयक में पहले जो 511 धाराएं थी उसके स्थान पर 318 जो 58 सेक्शन है वो होगा भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 में। अब इसी के साथ साथ और किस में बदलाव किया गया है? तो ये दोस्तों जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 20 दिसंबर 2023 को ये जो 3 नए एक्ट यहाँ पर संशोधित किए हैं, उसमें एक तो है भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023, एक है भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023। तो ये विधेयक ने किन किन को प्रतिस्थापित कर रहे हैं? तो 1860 में बना जो भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पिनल कोड है, इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थान ले रहा है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 की जगह आएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह आ रहा है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। नेक्स्ट सवाल है आपका जीएसटी का। तो ये सवाल पहले भी आ चुका है, इसको कंटिन्यू करें उससे पहले बता दूं, आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने चाहते हुए नहीं, स्मार्ट वर्क के तौर पर अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखकर इस प्रकार से तैयारी करो कि और कैंडिडेट से आप कैसे बेहतर आ पाए, अपनी तैयारी को एग्जाम से पहले कितना ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर सके। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर ये सारे फीचर आपको मिल जाएंगे स्मार्ट तरीके के लिए। टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको ज्वाइन करना, जिसमें 70,000 मॉक टेस्ट यहाँ पर इंक्लूड है पास प्रो में, और 70,000 में से 17,000 है वो प्रीवियस ईयर के पेपर है आपके। अनलिमिटेड एसेस आपको मिलेगा, इन पर आधारित सारे मॉक टेस्ट लाइव टेस्ट का, और आप अपना दिया हुआ टेस्ट है वो अनलिमिटेड टाइम दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी ऑफर है जिसमें आपको टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करना है। टेक्स्ट बुक पास प्रो आप 449 में 1 साल की वैलिडिटी का ग्रैब कर सकते हो। पास प्रो का मतलब 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। कितने? 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का है, बैंकिंग का, डिफेंस का, पुलिस का, जो भी एग्जाम आएगा आने वाले 1 साल में आप उनके मॉक टेस्ट दे पाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करके अपनी एक्यूरेसी को बेहतर कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर पाएंगे, और कहाँ का गलतियाँ हो रही है समय रहते उसमें सुधार करते हुए तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट जो टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं आज ही जुड़ सकते हो। टेक्स्ट बुक से टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना न भूलें। तो जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। नीचे प्लेलिस्ट में यूपी पुलिस की एक अलग से लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक जहाँ से रिपीट होते हैं सवाल वो कवर की जाए। और जीएसटी एक्ट है 101वां संविधान संशोधन एक्ट 2016 में आया था, और ये बिल था 122वां जो कि 2014 में आया था। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत की महान्यायवादी का पद है आर्टिकल 76 में, और इसकी नियुक्ति के लिए जो योग्यता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रखता है, ऐसे किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति है वो महान्यायवादी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जो भारत सरकार को सलाह देगा न्यायिक मामलों में। 24 जनवरी 1950 में किस राज्य का गठन हुआ था? 24 जनवरी 1950 को दोस्तों जो संयुक्त प्रांत था ना,
वो बन गया उत्तर प्रदेश। तो 1950 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के रूप में राज्य का दर्जा हासिल हुआ और इससे पहले 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। तो 1937 में आगरा और अवध प्रांत थे, वो संयुक्त प्रांत के रूप में जाने जाते थे, दोनों ही संयुक्त रूप से संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। वैसे आगरा की बात करें, अवध की बात करें तो अवध की स्वतंत्रता की घोषणा आपको पूछ ले कि किसने की थी। अवध को सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा जो अवध की थी ना, वो दोस्तों शहादत खान बुरहान ने की थी। शहादत खान बुरहान उल मुल्क ने की थी। शहादत खान 1722 में अवध के स्वायत्त साम्राज्य का संस्थापक था। तो अवध का अलग से पूछे तो अवध की जो स्वायत्त या फिर स्वतंत्र साम्राज्य का संस्थापक कौन था 1722 में, तो वो था सादत खान। और 1950 में ये उस संयुक्त प्रांत से बन गया उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल के स्वतंत्र सुल्तान की स्थापना किसने की, यानी बंगाल में स्वतंत्र सुल्तान स्वतंत्र सरकार की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र बंगाल राज्य के संस्थापक थे, मुर्शिद कुली खान। बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे सिराजुद्दौला। बंगाल की प्रशासनिक शक्ति बंगाल नवाब सिराजुद्दौला का प्लासी की लड़ाई हुई थी ना 1757 में, तो इसमें हार के बाद ये स्थानांतरित हो गई अंग्रेजों को। बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला हो गए। और बंगाल सल्तनत की स्थापना किसने की थी शुरुआत में 1338 में, फखरुद्दीन मुबारक शाह ने की थी। और मंसूर अली खान बंगाल के अंतिम नवाब थे। नेक्स्ट अपना सवाल है पुलिस सुधार समिति का गठन कब हुआ। पुलिस सुधार समिति का गठन सन 2000 में हुआ। पुलिस सुधारों पर एक थी पद्मनाभिया समिति और आपराधिक न्याय प्रणाली पर मलीमत समिति, ये 2000 में गठित हुई है, पद्मनाभिया और मलीमत समिति। तो 2000 में गठित हुआ। और पुलिस सुधारों पर गृह मंत्रालय द्वारा गठित समीक्षा समिति है ना, वो 2004 में गठित हुई थी। और 5 जनवरी 2000 को पद्मनाभिया पुलिस सुधार समिति है वो बनाई गई थी। इसको पुलिस बल की क्षमता कमजोरी का आकलन समेत लोगों की अपेक्षा और कार्य प्रणाली के अंतर को समझना था। आपको पता होगा इससे पहले आपकी एक फेब को पूछा गया था राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई, तो धर्मवीर आयोग कहा जाता है राष्ट्रीय पुलिस आयोग, जिसकी स्थापना 1977 में हुई है। धर्मवीर की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था 1977 में। तो किसकी अध्यक्षता में, धर्मवीर की अध्यक्षता में, इसलिए इसे राष्ट्रीय पुलिस आयोग को धर्मवीर आयोग भी कहा जाता है। आज़ादी के बाद एक यूपीएससी 2021 में सवाल पूछा हुआ है कि आज़ादी के बाद पहली पुलिस सुधार समिति कहाँ स्थापित हुई थी। यूपीएससी में आया वो सवाल है। तो आज़ादी के बाद पहली पुलिस सुधार समिति केरल में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर जीके का, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायत महिला कितने दिन में कर सकती है। कार्यस्थल पर जहाँ पर वर्क कर रही है महिला और वहाँ पर यौन उत्पीड़न का केस कोई बनता है, उसके मामले में शिकायत महिला कितने दिनों के भीतर कर सकती है। तो यहाँ पर 3 महीनों से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे 90 दिन के भीतर, कितने, 90 दिन के भीतर शिकायत करते समय घटना को घटे 3 महीने से ज़्यादा समय नहीं बीता हो। और यदि एक से अधिक घटनाएं हुई ना, तो आखिरी घटना की तारीख से 3 महीने तक का समय पीड़िता के पास रहता है। अगर संगठन ने आंतरिक, यहाँ शिकायत कहाँ पर दर्ज कराई जाती है, तो एक तो आंतरिक शिकायत समिति हो गई, यदि संगठन ने जहाँ पर काम कर रही है 10 से अधिक लोग काम करते हैं तो उनको एक आंतरिक शिकायत समिति होती है, तो वहाँ पर शिकायत कर सकती है। वो नहीं है तो पीड़ित को स्थानीय शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी। और ये दोस्तों कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधित जो एक्ट आया था ना, वो 2013 में आया था। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को 2013 में पारित किया गया। और इस एक्ट में बताया गया है कि जिन संस्थाओं में 10 से अधिक लोग काम करते हैं उन पर यह अधिनियम लागू हो जाएगा। कितने महीनों में कम से कम 28 दिन होंगे, तो ये थोड़ा अलग अजीब सवाल लगा। कितने महीनों में कम से कम, आप कहेंगे सभी महीनों में 28 दिन कम से कम तो होंगे, ज़्यादा तो कितने ही हो सकते, 31 हो सकते, 30 हो सकते, बाकी सबसे कम फरवरी में एक माह होता है 28 दिन, या फिर अभी जो लीप ईयर है तो 29 दिन हो जाएगा। तो सभी महीनों में कम से कम 28 होते हैं, अधिकतम तो कितने भी, कितने तो क्या 31 या 30। नेक्स्ट अपना है सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान के सवाल देखते हैं। अब जीके में वैसे टोटल आपके 40 सवाल है विज्ञान जीके के, लेकिन यहाँ पर केवल 9 ही मिले, तो इसके अतिरिक्त जो सवाल आपको याद है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। विज्ञान के आप देखेंगे तो विज्ञान के भी लगभग 10 सवाल मिले हैं। कोणीय वेग की इकाई क्या है, कोणीय वेग है ना, एंगुलर वेलोसिटी, इसकी यूनिट है रेडियन प्रति सेकंड। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड। बल की ऐसा यूनिट, इजी सवाल है तो आप कहेंगे ऐसा ही है न्यूटन। एम के एस में आप कह सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम में होता है ना, तो एम का मतलब होता है मास जो किलोग्राम में होता है, और जो एक्सेलरेशन त्वरण है ना वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, तो इसकी यूनिट ये भी मान सकते हो। बाकी ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणन क्या कहलाता है, इजी सवाल है। तो बल होता है ना, बल वो मास संहति और त्वरण का गुणनफल होता है, तो वो बल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और इजी सवाल पूछा, यदि W बराबर इतना न्यूटन है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा। अब दोस्तों 2 कंसेप्ट है। यदि यहाँ पर सवाल में द्रव्यमान दे रखा है कि भाई चंद्रमा पर
पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं 50 केजी है कि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान 50 केजी है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? आपके चंद्रमा पर भी 50 केजी होगा, क्योंकि द्रव्यमान किसी भी ग्रह पर चले जाएगा, नहीं बदलेगा। जहाँ पर किलोग्राम यूनिट हो ना, वो द्रव्यमान की मास की यूनिट होती है, वो हमेशा नियत रहता है। और जो भार होता है ना, भार की इकाई होती है न्यूटन, भार होता है mg, ठीक है। भार एक तरीके से गुरुत्वीय त्वरण है ना, गुरुत्वीय बल ही है भार, तो वो बल की यूनिट हो जाएगी न्यूटन। तो यदि न्यूटन में ये दे रखा है वेट, उस केस में उसका बट्टा 6 कर देंगे आप चंद्रमा पर। g/6 होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए चंद्रमा पर वस्तु का भार है w बराबर mg/6 होता है, क्योंकि g/6 आपको लेना है g के स्थान पर। और बाकी ये बता दिए हैं कि संहति है वो कांस्टेंट। जड़त्व का नियम है, देखिए जड़त्व का नियम ये बताता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो एक जगह पर बनी रहनी चाहती है, और कोई वस्तु यदि गतिशील चल रही है तो वो चलना चाहती है। अब रोकेगी कैसे? बाह्य बल लग रहा है, घर्षण बल। जब तक उस पर कोई बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए, वो वस्तु अपनी यथा स्थिति में बना रहना चाहती है, चाहे गतिशील हो या फिर स्थिर हो। तो ये दोस्तों जड़त्व का नियम है, जो न्यूटन का पहला नियम भी है। जड़त्व का नियम सबसे पहले गैलीलियो गैलीली किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। पृथ्वी पर क्षैतिज गति के लिए तैयार किया था जड़त्व का नियम सबसे पहले गैलीलियो ने। समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य आर कितना होगा? अब समानांतर क्रम में पैरेलल में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो वहां पर इस टाइप से आपकी प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये समानांतर क्रम है, एक दूसरे के समानांतर क्रम में इस टाइप से यदि प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R1 R2 R3। तो इसका तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है R, तो वो होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से आपको एलसीएम लेकर R निकालना पड़ेगा। और यही यदि प्रतिरोध इस टाइप से डायरेक्ट आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो ना, R1 R2, तो आप तुल्य प्रतिरोध डायरेक्टली आप टोटल ऐड कर देंगे। इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? इंसुलिन जो निर्माण होता है, स्रावित होता है ना, वो आपके पेंक्रियाज अग्नाशय यानी पेंक्रियाज के जो अंतःस्रावी भाग है, लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिका। तो लैंगरहैंस आइलैंड जो द्वीप समूह है, उसकी बीटा कोशिका हमारे शरीर में लैंगरहैंस द्वीप मिलता है, और ये अग्नाशय में है। यहीं से इंसुलिन का स्रावण होता है, और इंसुलिन क्या करता है? जो अपना ग्लूकोज है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अपन को जो ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट वगैरह से, वो एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन करता है। यदि इंसुलिन नहीं होगा तो जो भी खाएंगे वो सड़ेगा, एनर्जी में नहीं बदलेगा तो कोई काम नहीं आएगा, अपन को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए जिसमें इंसुलिन की कमी, वो इंजेक्शन लेता है खाने को ऊर्जा में बदलने के लिए। तो ब्लड में इंसुलिन की कमी नहीं होनी चाहिए। पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल इजी सवाल है, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक होता है ना पास्कल। दाब क्या होता है? आप कहेंगे बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब का मात्रक ऐसे भी हो सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर पास्कल। नेक्स्ट अपना है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के मध्य कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ना, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इसमें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लंबवत होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, वे तरंगे हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन के परिणाम स्वरूप होती है। और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और एक ही फेज में होंगे, उसके फेज में अंतर नहीं होगा, परपेंडिकुलर जरूर होगा। नेक्स्ट है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कैपिटल जी के मान का प्रयोगात्मक रूप से निर्धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पर सार्वभौमिक जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी है, इसको सबसे पहले वैल्यू जो फाइंड आउट की थी वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। फ्रांस के वैज्ञानिक हैं हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान निकाला था। हाइड्रोजन की खोज भी हेनरी कैवेंडिश ने की थी, और जी की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 6.674 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसकी इकाई आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में सवाल आ जाता है। एक सवाल यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक और किसके समान है? विद्युत फ्लक्स है, इसका एसआई मात्रक होता क्या है? तो ये जो फाई है विद्युत फ्लक्स, इसके एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट और उसके बाद मीटर, वोल्ट मल्टीप्लाई मीटर होता है एसआई मात्रक। इसका और एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका और आप एमकेएस पत्ती में देखेंगे तो वो होता है न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कुलाम। तो न्यूटन मीटर वर्ग, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम होता है इसका एक और मात्रक वोल्ट मीटर के अतिरिक्त, क्योंकि विद्युत फ्लक्स जो फाई है ये बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणा आपका क्षेत्रफल, ठीक है, अनुप्रस्थ काट। और यहाँ पर ई किसके इक्वल होता है? ई होता है एफ अपॉन क्यू। क्यू आपका आवेश है, एफ आपका बल है। तो बल का मात्रक न्यूटन और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर अपॉन क्यू का मात्रक कुलाम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम भी इसका मात्रक हो सकेगा।
नेक्स्ट अपन देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, सामान्य हिंदी के कुछ अच्छे ऐसे सवाल पूछे गए हैं। आज आप देख सकते हो यहाँ पर पहला सवाल, महादेवी वर्मा का पहला कविता संग्रह निहार कब प्रकाशित हुआ था? तो महादेवी वर्मा का प्रथम कविता संग्रह है जो निहार, ये 1930 ईस्वी में गांधी हिंदी पुस्तक भंडार प्रयाग द्वारा प्रकाशित किया गया। महादेवी वर्मा की रचनाएं आप देखेंगे तो पहली रचना निहार है, 1930 में पब्लिश हुई है। उसके बाद सेकंड रचना रश्मि 1932 में 2 साल। तीसरी जो रचना है वो नीरजा है, नीरजा 1 साल बाद 1933 में। उसके बाद सांध्य गीत 1935 में प्रकाशित हुई है। फिर यहाँ पर प्रथम आयाम 1949 में, और सप्तपर्णा, तो सप्तपर्णा 1959 में, दीपशिखा 1942 में, अग्निरेखा 1988 में, ये पब्लिश हुई कुछ पुस्तकें हैं महादेवी वर्मा की इम्पोर्टेंट। और महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नीरजा जो पब्लिश हुई थी तो 1933 में, और सक्सेरिया पुरस्कार मिल गया वर्मा जी को 1934 में। महादेवी को भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बहुत कम व्यक्ति है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उसमें महादेवी वर्मा भी एक है। ये पुरस्कार उनकी कविताओं का संकलन है यामा, यामा के लिए 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यामा के लिए। और महादेवी वर्मा के पुरस्कार की बात करेंगे तो 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए उन्हें द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ है। बाकी महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार तो हुआ ही है यामा के लिए, पद्म भूषण और विभूषण भी मिल चुका। सेकेंड हाईएस्ट नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1988 में, और पद्म भूषण इससे पहले 1956 में दिया गया था। नेक्स्ट है, मसान का तत्सम शब्द क्या होगा? मसान का तत्सम शब्द है ना वो होगा शमशान, मसान शमशान। इत्र का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? इत्र का, ठीक है, इत्र का अनेकार्थी शब्द, इसके और क्या अर्थ होते हैं पूछा, कौन सा नहीं है? तो ये इसके अर्थ है, इत्र यानी दूसरा है, इत्र यानी साधारण भी होता है, इत्र यानी नीच भी होता है, अलग अलग संदर्भ में इसको प्रयोग किया जाता है। तो इतर है ये दूसरा, साधारण या नीच इसके अनेकार्थी शब्द हैं, तो ये अलग है, ये इत्र अलग है और इत्र अलग है, ठीक है। इत्र तो इत्र आपका सेंट, गंध, जो परफ्यूम वगैरह उसे कहते हैं। नेक्स्ट है, तमस उपन्यास को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला? इसके लेखक कौन है? तमस उपन्यास को साहित्य अकेडमी अवार्ड या फिर इसके लेखक हैं भीष्म शाहानी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1973 में प्रकाशित हुआ, और तमस को 1975 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमस किसका है? भीष्म शाहानी का 1975 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। द्विवेदी युग की शुरुआत किस कवि से हुई? अब द्विवेदी युग माना जाता है सन 1900 से लेकर 20वीं शताब्दी के पहले जो 20 वर्ष है ना वो है द्विवेदी युद्ध, द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 तक माना जाता है। इसके जो द्विवेदी युग है ना वो 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशक के पथ प्रदर्शक, विचारक, साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले साहित्यकार थे जिनको आचार्य की उपाधि भी मिली थी। नाथ एवं सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा कौन सा रूप मिलता है? नाथ और सिद्ध साहित्य में जो अपभ्रंश भाषा का रूप मिलता है ना वो है अर्धमागधी अपभ्रंश। सिद्ध एवं नाथ साहित्य में अर्धमागधी अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है जिससे आगे चलकर पूर्व हिंदी भाषा का विकास हुआ। इससे पहले शौरसेनी अपभ्रंश से आपके सवाल आ चुके हैं। तो शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, राजस्थानी का हुआ, ब्रज भाषा का हुआ, खड़ी बोली का हुआ, और पेशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी। तो पेशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी का, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी का, खश अपभ्रंश से पहाड़ी कुमायूं गोडावली का, महाराष्ट्र अपभ्रंश से मराठी का, अर्धमागधी अपभ्रंश से एक तो आपको जो पूछा है संत और नाथ वाली, और इसके साथ पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, ये अर्धमागधी अपभ्रंश है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, ये मागधी अपभ्रंश से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, संचय का विशेषण क्या है? संचय का विशेषण क्या है? तो संचय का विशेषण है संचित। क्या है? संचित। नेक्स्ट आपका इसका शुद्ध रूप पूछा तो ये इस टाइप से होगा तृतीय, ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप है। नेक्स्ट आपका सवाल पूछा, इसका आंसर आप बताएंगे, विदूषक का स्त्रीलिंग क्या है? अब विदूषक का काफी कैंडिडेट कहेंगे विदुषी, ये नहीं होगा। विदुषी का मतलब एक तरीके से विद्वान स्त्री यानी महान स्त्री का होता है, और विदूषक है इसका अर्थ होता है जो मशखरा है ना, जो हंसी मजाक ज्यादा करता है, किसी के हंसी उड़ाता है, तो मश्क व्यक्ति है जो मश्करी करता है, हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति है ना वो होता है विदूषक। और इसके विपरीत होता है विदुषी, तो महान है, हंसी थोड़ी उड़ाती है, विदुषी महान होती है। तो विदुषी तो विद्वान का स्त्रीलिंग रूप है, विद्वान पुल्लिंग है तो विदुषी स्त्रीलिंग है। तो विदूषक का स्त्रीलिंग आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिनको मिला है। अडीग का विलोम शब्द क्या होगा? अडीग, अडीग का होगा दोस्तों, एक तो डिगा हुआ अपनी बात पर स्थिर है, और दूसरा नहीं डिगा हुआ है, अस्थिर है, गतिशील है, चल है, ठीक है।
नेक्स्ट है अनावश्यक में उपसर्ग है, तो अनावश्यक में अन उपसर्ग हो जाएगा। धीरे धीरे में कौन सा क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे में दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे में। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण है, और ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। धीरे धीरे अवयव यानी जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, काल आदि की वजह से कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट अपना सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना हेतु 1960 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार उन्हें मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना है कला और बुढ़ा चांद पर, कला और बुढ़ा चांद। इस रचना हेतु सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। सुमित्रा नंदन की अन्य जो प्रमुख कृतियां हैं वो है ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्णिकिरण, स्वर्णधुरी, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम और कला और बुढ़ा चांद। नेक्स्ट है अनुभवों के कितने भेद होते हैं? अनुभवों के भेद की बात करें तो अनुभवों के 4 भेद कहे गए हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। एक तरीके से यहाँ पर ये रस है अनुभव। रस के 4 अंग होते हैं, इसमें एक अनुभव भी है। तो रस के 4 अंग कौन से? एक तो स्थायी भाव रस, दूसरा विभाव, उसके बाद अनुभाव और फिर संचारी भाव। इनके भी अलग अलग, सभी के अलग अलग भाग है। फिर जैसे कि अनुभवों के फिर 4 भाग हैं, ठीक है। और जो विभाव रस है इसके 2 भाग है, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। और उसके बाद आचार्य यहाँ पर तीसरा है वो है स्थायी भाव। तो स्थायी भाव के कितने भाग है? तो आचार्य भरतमुनि के अनुसार स्थायी भाव के 8 भाग है। वैसे अभी इसकी संख्या 9 है, इसमें निर्वेद भी ऐड किया गया है स्थायी भाव। बाकी स्थायी भाव आप ये देख सकते हो, रति, हास्य, शौक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, और अभी निर्वेद भी ऐड किया गया है। और फिर एक था आपके संचारी भावों में 33 संख्या मानी गई। तो ये सभी भाव है रसों के। राजतंत्र का विलोम आपको पूछा तो राजतंत्र हो जाएगा गणतंत्र। जहां पर राजा का शासक हो वो राजतंत्र, और जहां पर लोगों के द्वारा चुने हुए आदमी का शासन चल रहा हो वो गणतंत्र है। नेक्स्ट है पाउम पाउम चरियू के रचयिता कौन है? तो पाउम चरियू है एक तरीके से ये रामायण पर आधारित, राम कथा पर आधारित एक अपभ्रंश का महाकाव्य है। इसके रचयिता है जैन कवि स्वयंभू। तो परमऊ चरियू जो एक राम कथा पर आधारित महाकाव्य है जिसके रचयिता है स्वयंभू। जैन धर्म में राजा राम के लिए पद्म शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए स्वयंभू को रामायण को पद्मचरित या पौमचरियु पद्मचरित कहा जाता है। 2 विलोम शब्दों के बीच क्या लगाया जाता है? तो योजक चिन्ह, जो 2 चीजों को कनेक्ट करता है विलोम शब्द को, तो वो योजक चिन्ह है। और 2 समान अर्थ वाले शब्दों की पुनरुक्ति के बीच भी योजक चिन्ह आ जाएगा, जैसे कि द्वंद्व समास में होता है। नेक्स्ट अपना है तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब तलवार का पर्यायवाची जो विकल्प में था वो था शमशीर। क्या था? शमशीर तलवार का एक पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त 80 भी तलवार का पर्यायवाची, कृपाण, करवाल, खड़ग, चंद्रहास, शमशीर ये तलवार है। भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अंतिम सवाल यहाँ पर देखेंगे, मृदुला गर्ग के किस उपन्यास को 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मृदुला गर्ग का उपन्यास है मिलजुल मन। तो मिलजुल मन हेतु 2013 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला मृदुला गर्ग को। तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो 68 व्यक्तित्वों को अब तक मिल चुका है, सभी की रट लेना उनका कौन सा उपन्यास कब मिला। अब मिलजुल मन है ना, ये तो मृदुला गर्ग का उपन्यास है। इसके अतिरिक्त मृदुला गर्ग के कौन कौन से रचनाएं हैं? तो उसमें है उसके हिस्से की धूप जो नॉवल है 1975 में पब्लिश हुआ उपन्यास, कितनी कूड़े, कितनी क्वाइदें एक शॉर्ट स्टोरीज है 1975 में। वंशराज नॉवल आया था मृदुला गर्ग का। अजनबी नाटक है, एक और अजनबी नाटक उनका है। मैं और मैं नॉवल 1984 में, ये मृदुला गर्ग की ही कृतियां हैं। तो ये सभी सवाल आज आपने देखे 2 फरवरी 2024 में यूपी पुलिस के जो असिस्टेंट ऑपरेटर एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। न्यू कैंडिडेट जो टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड TTG के अप्लाई कर देना टेक्स्ट बुक में। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।